उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम धामी ने अस्पताल में मौजूद सभी कर्मचारियों से की बातचीत और ली जानकारी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार को स्वच्छ बनाने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए सड़कों को किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई है जारी। रुद्रपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 125 दुकान को किया ध्वस्त। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक घर में एक महिला समेत 3 बच्चों के शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और पीएम आवास योजना के तहत मिल रहा लाभ। लाभार्थियों का आवंटन पत्रों का किया गया वितरण। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया आवंटन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भराड़ीसैंण से पहली खबर है। जी हां, भराड़ीसैंण से देहरादून वापसी से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही सीएम धामी ने अस्पताल में मौजूद सभी कर्मियों से बातचीत करके वहां की जानकारी भी ली है। साथ ही आपको बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया और इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार और कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से जब स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो वही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर अब हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है और इस कारण हाईवे और शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति भी लगातार बनी रहती है। अगर बात करें प्रशासन की, तो शासन प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था अब अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार को और अधिक स्वच्छ बनाने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए निरीक्षण भी किया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का यह भी कहना है कि चंद्राचार्य चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक सड़क के बीच में बने डिवाइडर की स्थिति खराब है। क्षेत्र में अंडरग्राउंड विद्युत का कार्य पूरा हो चुका है, मगर नगर निगम के कई पोल पर लाइट लगाई गई है। इसको हटाकर नए लाइट के पोल लगाए जाएंगे और इसे लेकर मेरे नगर आयुक्त को निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए 4 पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर करवा दी गई है। तहसील की एक पार्किंग है, ललता रहा पुल पर एक पार्किंग और अधिक बन रही है। ये चंद्राचार्य चौक है और उससे लेकर ये जो रेलवे का ऊपर ब्रिज जा रहा है, इसके बीच में जो सेंट्रल वर्ज हमारी है उसको मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और चूँकि यहाँ पर विद्युत के सारे कार्य अंडरग्राउंड हो चुके हैं, फिर भी नगर निगम के कई पोल ऐसे खड़े हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। तो इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अभी ये प्रपोजल रखा है और इसका डिस्कशन करेंगे कि इसको हेरिटेज पोल यहाँ पर 20 सेंट्रल वर्ज पे लगाया जाए, दोनों तरफ उसकी लाइट आए और यहाँ का अच्छा सा ब्यूटिफिकेशन हो और पुराने पोल सब हटाए जाएं। उसी के लिए मैंने भी इनको नगर आयुक्त से डायरेक्शन दिया है और जितनी जल्दी होगा इसका एस्टिमेट बना के काम शुरू कराया जाए। यहाँ पर आपको पता है कि 4 पार्किंग यहाँ पर प्रपोज की गई हैं NHIDCL की तरफ से और उसमें हमारी तहसील की है एक पार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ललतारा पुल के पास बन रही है, दूसरी पार्किंग है रुड़की में है। जहाँ तक रानीपुर वाली आप बात कर रहे हैं पार्किंग की, इसके लिए नगर आयुक्त ने कुछ अच्छी एक्सरसाइज की है और ये इसके बारे में जल्दी ही मुझे ब्रीफ करने वाले हैं।
एक बड़ी अच्छी पार्किंग हमारी अब रोड़ी बेलवाला में डेवलप हो रही है, जहां कम से कम 1000 वाहन खड़े होंगे। ऑटोमेटेड पार्किंग बहुत ही खूबसूरत बनने जा रही है। प्रयास हमारा यही है कि शहर में कंजेशन ना हो और लोग वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें। तो वहीं उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी की अगर बात की जाए रुद्रपुर की, तो जिला प्रशासन ने डीडी चौक से इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाना अब शुरू कर दिया है। लोहिया मार्केट की 125 दुकानों को प्रशासन ने तोड़ना शुरू कर दिया और शनिवार शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण इसके विरोध में लोग सड़कों पर नहीं आ पा रहे हैं। जेसीबी से इन दुकानों को ध्वस्त किया गया और इस दौरान इलाके में धारा 144 भी लागू है। तो वहीं भारी पुलिस बल और प्रशासन की टीम भी मौके पर तैनात की गई है और प्रशासन के सामने व्यापारियों की एक नहीं चली है। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में अब खासतौर पर मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से अब अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, अतिक्रमण को हटाने की, वो चल रही है और प्रशासन अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरीके से अब 125 दुकानों को यहाँ पर तोड़ा गया और इसे लेकर वहाँ के व्यापारी वर्ग में भी हड़कंप मचा हुआ है और खासतौर पर मायूसी नजर आ रही है। लेकिन अवैध अतिक्रमण कब तक सहन किया जाएगा, क्योंकि इससे जाम की स्थिति जो है वो शहर में पैदा हो जाती है और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में महिला समेत 3 बच्चों के शव मिले हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल अस्पताल भिजवा दिया है। ये बताया जा रहा है कि महिला अपने 3 बच्चों के साथ एक मकान में किराए पर रहा करती थी, जिसका शव मिला है। तो वहीं महिला का पति अभी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। के सितारगंज में पीएम आवास योजना शहरी के तहत ग्राम उकरौली में लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का वितरण किया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी उकरौली में 1168 आवासों का पीएम आवास योजना शहरी के तहत ग्राम उकरौली में लाभार्थियों का आवंटन पत्रों का वितरण किया गया और ग्रिप कंस्ट्रक्शन कंपनी उकरौली में 1168 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने 10 मार्च को ड्रॉ से 394 लाभार्थियों के आवास आवंटित किए थे, जिसमें 23 लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे गए थे। गुरुवार को एसडीएम तुषार सैनी ने कंपनी के डायरेक्टर पीके बत्रा के साथ 40 लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे हैं। आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो हमारे उकरौली क्षेत्र में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इनका 37 लोगों का जो है आज आवंटन किया गया है। अभी तक 300 से ज़्यादा आवंटन हो चुके हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी हमारे रिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो परिवार हैं, उनको इस आवास योजना से लाभ मिलेगा और उनकी जो है एक रहने की जो समस्या है, बिजली पानी की जो समस्या है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताएं कि मसूरी पुलिस ने हत्या और गैंग रेप में 6 सालों से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने बताया कि 13 जुलाई 2017 को चूनाखाला मसूरी के नीचे करीब 2 किलोमीटर जंगल में पड़े पेड़ पर लटका हुआ अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद महिला पर हत्या करने का आरोप भी लगा। तो वहीं हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। सब पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सारे जघन्य अपराधी हैं, इनामी बदमाश हैं और गैंगस्टर में जो गैंग में उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। उसी अभियान में का भी एक हिस्सा है। यहाँ थाना मसूरी में सन 2017 में एक अज्ञात बालिका का शव मिला था, पहचान हुई उसकी। उसके बाद उस पर मुकदमा कायम हुआ
विवेचना में कुल मिला के 9 फरार अभियुक्त नजर आए, वो प्रकाश में आए थे। उनको अलग अलग स्थानों से अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 2 अभी शेष थे, जिनमें 25-25 हज़ार रुपये के डीआईजी महोदय द्वारा इनाम घोषित किए गए थे, जिनमें एक जयकरण साहनी हमारे हाथ आया। इसके लिए भी हमने बहुत लंबी प्रयास किए। पिछले 1 महीने से इसका जो निवास है सीतामढ़ी, वहाँ से ये पता चला था कि ये नेपाल से आता जाता है। वहाँ 1 महीने से हमारी टीम वहाँ थी और इसको सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके ट्रांजिट कैंप पे लाया गया है और आज इसे माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहीं अब बात करेंगे उत्तराखंड के मसूरी की, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताएं कि वाहन में लिफ्ट मांगकर वाहन में रखे 2,88,000 रुपए चोरी करने वाले दोनों चोरों को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने नकदी भी बरामद किए हैं। और मसूरी में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया है कि एक व्यक्ति ने मसूरी थाने में लिखित तहरीर देकर ये बताया कि सांझा दरबार खेमटी रोड में से मसूरी आते हुए 0 पॉइंट के पास एक लड़का और एक लड़की ने एक गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगी, जिसके बाद जब उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया गया तो लाइब्रेरी चौक पर छोड़ा गया। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी गाड़ी की सीट कवर के जेब को चेक किया तो दोनों ने लगभग 2 लाख रुपए चोरी कर लिए और वहां से वो फरार हो गए थे। जिसके बाद मसूरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और साथ ही मसूरी के नेतृत्व में जांच टीम भी गठित की गई। गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। को कोतवाली मसूरी में एक वादी आए, उनके द्वारा बताया गया कि 14 तारीख को जब वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो एक लड़का लड़की ने उनसे जो है लिफ्ट मांगी और लिफ्ट लेकर के वो लाइब्रेरी चौक के पास आए। वहां से जब वो उतरे, उसके बाद जब उसने अपनी गाड़ी में देखा तो उसकी गाड़ी में जो कैश पड़ा हुआ था लगभग 2,88,000 रुपए, वो वहां पर नहीं थे, चोरी हो गए थे। तो इस संबंध में उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जो हमारी कोतवाली मसूरी में जो है टीम गठित की गई और इस पर जब कार्रवाई की गई तो जो रूट पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उन सबको लेकर के संदिग्धों की फोटो हमारे पास अवेलेबल हो गई। उसको वादी से वेरीफाई कराने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन कराई गई। तो आइडेंटिफिकेशन में ये 2 लोग जो है भाई बहन निकले जो नेपाल के रहने वाले थे और इनको जब पकड़ा गया तो इनके पास से चोरी किए गए 2,88,000 रुपए बरामद किए गए। देखिए, ये जो वादी है ये अपना जो है कुछ जमीन के लिए पैसे लेके जा रहा था और इस चीज तभी इसने जो कैश अपनी गाड़ी में रखा था, जब लिफ्ट के दौरान ही इन लोगों ने जो है ये चोरी कर ली। तो मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो आपने देखा किस तरीके से लिफ्ट देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक बड़ा उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जब 2 लोगों को लिफ्ट दी गई तो उन लोगों ने 2 लाख रुपए का जो कैश था वो पार कर दिया। और जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई तो पुलिस ने हालांकि अब आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। तो अब इन लोगों से पूछताछ लगातार जारी है कि क्या ये लोग इस तरीके से पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं या नहीं, यही बड़ा सवाल। और क्या इनके गैंग में और भी ऐसे लोग शामिल हैं, ये भी पूछताछ की कोशिश अब पुलिस कर रही है इन आरोपियों से। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 बैठक को लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। जी हां, ऐसे में रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है, जिसके तहत 100 से अधिक दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। G20 सम्मेलन के मद्देनजर प्रशासन द्वारा रुद्रपुर के डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और एक सप्ताह पहले NHI ने लोहिया मार्केट के व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था, जिसके बाद से ही व्यापारी अपनी दुकान बंद करके प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू करके अवैध रूप से बनाए गए दुकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। तो 28 से 30 मार्च तक जो G20 की बैठक है वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित होने वाली है। और बैठक को लेकर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर बेहद ही गंभीर तरीके से प्रशासन अब काम कर रही है और उन सभी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था और जाम की स्थिति, ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा ना हो,
इसलिए खास तौर पर ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। देखिए एनएच का अधिग्रहण है। एनएच का भूमि अधिग्रहण के लिए हमें शांति व्यवस्था की ओर से फोर्स मांगा गया था, तो हमने धारा 144 के लिए रिक्वेस्ट किया था। कल शाम को धारा 144 पूरे डीडी चौक से इंदिरा चौक और अग्रसेन चौक होते हुए गांधी पार्क के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में 144 लग चुका है। कल रात को मैंने स्वयं आके यहाँ के व्यापारी भाइयों से बात किया, तो सभी रुद्रपुर के ही शहरवासियां हैं। तो देखिए संकट की घड़ी है, दुख की घड़ी है, पर दुख की घड़ी में भी जिन्होंने शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का साथ देते हैं वो मतलब सच्चे जज्बाती होते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ मैं हमारे पूरे रुद्रपुर के सभी लोगों का, सभी शहरवासियों का, जिन्होंने इतना मतलब संकट और दुख होते हुए भी इतना सहयोग दिया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ। और एहतियातन के तौर पे पूरे कुमाऊं रेंज से फोर्स है, कुमाऊं रेंज से काफी अधिक संख्या में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से पुलिस, पीएसी और इवन अपना एसओ एसएचओस के अलावा एसडीआरएफ के टीम्स भी है, हमारा एनडीआरएफ के टीम्स भी है। ये सब एहतियातन के तौर पे है। तो एनएच के निर्देशन पे कार्रवाई हो रही है, तो हम आशा करते हैं कि अतिशीघ्र ये कार्रवाई। तो 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के रुद्रपुर में हो रहा है और इसे लेकर अब तैयारियां तेज हो गई। आसपास के क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई यहां पर की जा रही है और G20 को लेकर ये प्रशासन की तैयारियां हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर लगा दी गई है और किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि G20 सम्मेलन में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई डेलीगेट्स पहुंचेंगे। और जब रुद्रपुर के उत्तराखंड के रुद्रपुर जब वो पहुंचेंगे तो एक तरीके से आप ये समझिए कि राज्य की किस तरीके से क्या स्थिति है ये भी लोग देखते हैं और इस कारण से तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी G20 सम्मेलन के दौरान ना हो। तो उत्तराखंड की देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और अब खेल के माध्यम से भी उत्तराखंड राज्य अपनी छाप छोड़ रहा है। इसी कड़ी में धर्मनगरी हरिद्वार की बेटी आरती ने हरिद्वार और साथ ही उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। आरती ने लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में आयोजित किए गए खेलो इंडिया लीग गेम्स में साइकिलिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 11 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया के तहत सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का कार्य कर रही है, जिससे देश और विदेश में भारत का नाम रोशन हो। एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए चयनित होने वाली आरती उत्तराखंड की पहली साइकिलिस्ट भी है। आपको बताएं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं में खेल के प्रति रुझान को देखते हुए कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड की युवा देश में खेल के क्षेत्र में अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। लिया था और मैंने 11 मेडल जीता, जिसमें 1 लुधियाना में और 6 अमृतसर में और 3 पटियाला में। लुधियाना में ब्रॉन्ज और अमृतसर में 3 सिल्वर, 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज और पटियाला में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। मैंने साइकिलिंग करते हुए देखा था तो मैंने फिर साइकिलिंग करने की सोची था और लड़कियों को भी साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग अच्छा गेम है। नहीं अभी तो हमें खुद ही खरीदनी पड़ रही है, तो चाहते हैं कि सरकार हेल्प करे साइकिल खरीदने में, उससे हम और अच्छा कर सकते हैं। मतलब हमारी साइकिल दूसरों के बराबर नहीं है तो हम दूसरों के बराबर साइकिलिंग कर सकते हैं। भैया साइकिलिंग देखते थे बच्चे, इन्होंने एक बार मैं इनको एशियन गेम्स दिखाने ले गया था दिल्ली, तो वहाँ देखा इन्होंने साइकिलिंग का गेम, तो इनको प्रेरणा मिली। फिर इन्होंने वहाँ के ट्रायल पास किए और उसके बाद उत्तराखंड ओलंपिक इन्होंने खेला तो उसमें 2 गोल्ड मेडल आए इसके, तो उससे और इसको इंक्रीज हुआ। फिर इन्होंने खेलो इंडिया टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया था। फिर ये खेलो इंडिया में कुछ दिन नेहरू स्टेडियम में, वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में रही है। अभी इसने 11 मेडल जीते टोटल। ये रोज का शेड्यूल है इसका, कभी 120 किलोमीटर है, 150 है, 2 मतलब 90, 40, मतलब अलग अलग दिन का अलग अलग शेड्यूल रहता है। बस मेन तो इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है साइकिल की, काफ़ी महंगी है, क्योंकि हमने भी दिलवाई, वो एक टूट भी गई है हमारी। महंगा बहुत गेम है साइकिलिंग का, काफ़ी महंगी आती है, 10-10, 12-12 लाख तक साइकिलें हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, इसलिए अगर सरकार से कुछ मदद मिलेगी तो और अच्छा करेगी।
तो उत्तराखंड की पहली साइकिलिस्ट बनी है ये बेटी। हरिद्वार में की बेटी ने यहाँ नाम रोशन किया और ये गोल्ड मेडल्स आप देख सकते हैं और साथ ही कई अन्य मेडल्स भी आप देख सकते हैं जो इसने खेलो इंडिया लीग्स गेम में शानदार प्रदर्शन करके अपने नाम किया। तो उत्तराखंड की पहली साइकिलिस्ट है ये आरती और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि सरकार जो साइकिल है वो गिफ्ट करे। 2 स्वर्ण पदक लाना और साथ ही अन्य पदक लाना वो एक तौर पर उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा और खेलो इंडिया लीग गेम्स में उत्तराखंड की इस बेटी का आप करिश्मा और कमाल देख सकते हैं। तो वहीं थराली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली विधानसभा के नारायण बगड़, थराली, देवाल तीनों विकास खंडों का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिस पर विधानसभा की एक बड़ी आबादी इलाज के लिए निर्भर रहती है। लेकिन संसाधनों के अभाव में जहां देवाल और थराली के गर्भवती महिलाओं को यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ, बागेश्वर या कर्णप्रयाग का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अब यहां की प्रसूता महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, जिस पर शासन ने राजकीय अस्पतालों में रखी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें जिनका वर्तमान में कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी मशीनों को थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नंदानगर को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए ताकि दूरस्थल क्षेत्र के लोगों को अल्ट्रासाउंड सुविधा से वंचित ना होना पड़े। तो वहीं उत्तराखंड में बिजली चोरी की घटनाएं अब आए दिन निकलकर सामने आती है। बिजली चोरी की वारदात को लेकर बिजली विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में खटीमा विभाग ने 21 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। आपको बताएं कि मार्च के महीने में विद्युत विभाग ने विद्युत बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान भी चलाया और साथ ही विद्युत विभाग ने विद्युत की चोरी रोकने के लिए जिले भर में विद्युत विभाग की टीम गठित की है। ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी करते हुए 21 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। विद्युत विभाग ने सभी लोगों पर खटीमा थाने में FIR भी दर्ज कराई और साथ ही उन लोगों पर 5,15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए लगातार विद्युत विभाग की तरफ से कार्रवाई अब की जा रही है। डिवीजन के अंतर्गत हम लोग ने विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और हमने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 4 टीमें बनाई हुई हैं। जैसा कि आज भी क्या कहते हैं, इस 4 टीमों के द्वारा आपके आलाबिरदी गांव, आलाबिरदी हो गया, नौसर हो गया, कंचनपुरी हो गया, बनगवा हो गया और झनकट के कुछ क्षेत्र जैसे गांगी, तो इसमें 21 लोग विद्युत चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और जिनके खिलाफ तुरंत FIR हुई है और लगभग 5,15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। और जो लोग विद्युत चोरी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसी कृत्य के लिए उनके खिलाफ तुरंत FIR होती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके साथ साथ उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी उनकी दांव पर होती है। तो मेरा तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि नियमानुसार विद्युत संयोजन लें तथा स्वहित अपने समाज के हित में, राज्य के हित में, देश हित के में वो भागीदार बने। तो ओम प्रकाश जुगरान ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति PM और CM पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जिसके खिलाफ सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने प्रभारी SSP सुखबीर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जानकारी देते हुए जुगरान ये बताते हैं कि एक महिला ने सोशल मीडिया पर भराड़ी सैंड में चल रहे विधानसभा सत्र में हंगामे के दौरान कुछ विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित और अभद्रता करने को लेकर पोस्ट किया, जिसमें महिला ने घटना को निंदनीय बताया, जिसे लेकर एक व्यक्ति ने कमेंट कर PM और CM के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है, जिसे लेकर बाद में मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के रामनगर पहुंचे, जहां
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन हित में कार्य करने के साथ ही आगामी निकाय चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां 72% हिस्सा वनों का है। उन्होंने ये भी कहा कि वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग के अलावा जन सहभागिता के साथ मिलकर इसे बचाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल वनों में आग लगने की घटना काफी कम हुई है और इस साल ये प्रयास है कि इन घटनाओं पर अधिक से अधिक रोक लगाई जाए, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। और इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि नई पर्यटन नीति के तहत कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही यहां पर भ्रमण पर आने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाथियों की प्रजाति लगातार कम हो रही है और उन्होंने कहा कि इस पर देश विदेश से आए वैज्ञानिकों से चर्चा भी अब की गई है। फॉरेस्ट है और इसके अलावा कॉर्बेट एक विश्व प्रसिद्ध हमारी सेंचुरी है और आप जानते हैं कि देश विदेश के तमाम पर्यटक यहाँ पे आते हैं और इस पूरे इलाके की इकोनॉमी का बहुत मजबूत आधार है। तो कॉर्बेट को किस तरह से जो भारत सरकार के प्राविधान है उसका पालन करते हुए कॉर्बेट को किस तरह आगे बढ़ाया जा सके, नई सुविधाएं दी जा सके और साथ साथ आम आदमी को भी इससे जो प्रभाव न पड़े, इसको लेकर के भी चर्चा भी। दूसरा जो आज एलिफेंट जो है आपका हाथी, एक ऐसी प्रजाति हो रही है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।